हेलो दोस्तों, मैं हूं निशा वर्मा। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी, एक ऐसा उपन्यास लेकर आई हूं जो सिर्फ सुना नहीं जाएगा बल्कि महसूस किया जाएगा। यह कहानी कल्पना की उड़ानों से परे जिंदगी की उस कड़वी और खूबसूरत सच्चाई को बयां करती है जो आपकी रूह को छू जाएगी। दोस्तों, यह कहानी थोड़ी लंबी है लेकिन उतनी ही दिलचस्प भी। इसलिए जब भी आपको सुकून के कुछ पल मिले, बस अपने कानों में हेडफोन लगाइए, दुनिया के सारे शोर को भूल जाइए और इस हसीन सफ़र का हिस्सा बन जाइए। आप इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से अलग अलग भागों में सुन सकते हैं। अगर मेरी कोशिश और यह कहानी आपके दिल तक पहुँचे तो अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके मुझे इस काबिल बनाइएगा कि मैं ऐसी ही अनमोल कहानियाँ आपके लिए लाती रहूं। तो चलिए अपने दिल के तार थाम लीजिए। शुरू करते हैं इस कहानी का भाग 1। धीरेन्द्र सिंह एक अत्यंत समझदार, साहसी और सिद्धांतवादी युवक है जिसे बचपन से ही आत्मसम्मान और अपनी प्रशंसा सुनना बेहद पसंद है। 5 भाइयों और 2 बहनों के बड़े परिवार में वह सबसे बड़ा और इकलौता उच्च शिक्षित सदस्य है। बचपन से ही अपनी आकर्षक छवि और धांसू रहन सहन के कारण वह लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा है। आज 20 वर्ष की उम्र में उसने अपनी मेहनत से समाज में एक अमिट पहचान बना ली है। वह बुजुर्गों का आज्ञाकारी, संस्कारी और पूरे समाज के लिए एक निस्वार्थ मददगार है जो बिना किसी भेदभाव के हर किसी के सुख दुख में काम आता है। पूरे गांव मोहल्ले के लोग अपने निजी मामलों में उसकी राय अचूक मानते हैं। धीरेन्द्र का यह रूप एक कड़े संघर्ष की देन है। जिस दौर में लोगों के लिए गुजर बसर करना भी नामुमकिन था, उस भीषण तंगी में भी उसने हार न मानकर अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके विपरीत उसके छोटे भाइयों ने कभी धीरेन्द्र की बात नहीं सुनी। वे स्कूल के नाम पर दिन भर खेल कूद और मौज मस्ती में समय बिताते रहे और थोड़े बड़े होने पर मोहल्ले के लड़कों के साथ छोटे मोटे काम काज में लग गए। दरअसल उस पूरे माहौल, गांव या परिवार में कोई ऐसा दूसरा इंसान था ही नहीं जो उन्हें सही राह दिखाता या शिक्षा का महत्व समझा पाता। सभी लोग भविष्य की चिंता छोड़कर अपनी मन मर्जी, क्षणिक खुशी और आराम के पीछे भागते रहे। रोज कमाना और रोज खाना ही उनकी नियति बन चुकी थी। कल क्या होगा और भविष्य कैसा रहेगा, यह सोचने समझने की समझ किसी में नहीं थी और सबकी जिंदगी इसी ठर्रे पर बीतती चली जा रही थी। चाहे थाना पुलिस का मामला हो या जमीन जायदाद और रिश्तेदारी के विवाद, धीरेन्द्र सबकी उलझनों को इतनी आसानी से सुलझा देता है मानो उसके पास कोई ईश्वरीय शक्ति, गॉड गिफ्टेड पावर हो। उसकी इस काबिलियत और धांसू रहन सहन को देखकर उम्र के कई लड़के उससे ईर्ष्या भी करते हैं। वर्तमान में धीरेन्द्र सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है, लेकिन फिलहाल वह पुलिस स्टेशन के बगल में ही अपनी एक चाय की दुकान चला रहा है। धीरेन्द्र का परिवार गांव का सबसे बड़ा जमींदार है। पूरे गांव की आधी जमीन अकेले उसके पिता की है, जिससे समाज में उनका ओहदा बेहद ऊंचा है। हालांकि उसके चारों छोटे भाई पढ़ाई और मेहनत से कोसों दूर अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। समाज में पुरखों की जमीनों को बेचकर ऐश मौज करने का चलन है और धीरेन्द्र के भाई भी उसी ठर्रे पर हैं। इसके बावजूद वे धीरेन्द्र के कड़े अनुशासन और डर से कांपते हैं। डर के मारे 2 भाई तो जैसे तैसे घिस पिट कर अपनी पढ़ाई पूरी करने में लगे हैं, लेकिन एक भाई ऐसा है जिसने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। वह धीरेन्द्र के डर से उसके घर आने से पहले ही भाग जाता है और उसके रहते कभी सामने नहीं आता। थक हार कर धीरेन्द्र ने उससे बोलना ही छोड़ दिया, पर वह दिल से अपने सभी भाइयों को एक समान प्यार करता है और उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखता है। उनके घर में खेतों और अनाज की कोई कमी नहीं है।
शुरुआत में जब बच्चे छोटे थे तब धीरेन्द्र के माता पिता को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी थी। बहुत सी ज़मीनें बंधक थी और कई खाली पड़ी थी। लेकिन बेटों के बड़े होने और खेतीबाड़ी में हाथ बटाने के बाद घर में काफ़ी आराम हो गया। धीरेन्द्र के पिता शुरू से ही बेहद ऐशो आराम से रहने वाले मस्त मौला इंसान रहे हैं, जिन्हें किसी बात की कोई फिक्र नहीं थी। उन्होंने कभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई या रहन सहन पर ध्यान नहीं दिया। जब भी पैसों की ज़रूरत होती वे बिना सोचे समझे अंधाधुंध खेत ज़मीन बेच देते और पैसे उड़ाते। अक्सर यही सिलसिला चलता रहता, जिसके कारण इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए धीरेन्द्र को कई बार पैसों की भारी किल्लत का सामना करना पड़ता था। धीरेन्द्र के 20 साल के होने तक पिता की लापरवाही के कारण परिवार की बहुत सी ज़मीनें बिक चुकी थी। यहाँ तक कि उसकी एक बहन की शादी में भी दहेज के बदले ज़मीन ही देनी पड़ी थी। इसी बीच धीरेन्द्र के घर एक दूर के रिश्तेदार की शादी का निमंत्रण आता है। वह सारी तैयारियां पूरी करता है और अपनी चाय की दुकान की जिम्मेदारी अपने भाइयों को सौंपकर शादी में चला जाता है। वहां पहुंचते ही परिवार का बड़ा बेटा होने के नाते अपने विनम्र स्वभाव और उच्च संस्कारों के कारण उसे बहुत मान सम्मान मिलता है। उसके चेहरे का तेज और मिलनसार व्यवहार हर किसी का दिल जीत लेता है। शादी के माहौल में भी वह शांत बैठने के बजाय बुजुर्गों की देखभाल और मेहमानों के उठने बैठने के बंदोबस्त में जुट जाता है, जिससे सभी को उससे अपनापन महसूस होने लगता है। इसी शादी के दौरान धीरेन्द्र की मुलाकात एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक लड़की से होती है, जो एक संभ्रांत और बड़े घर की बेटी थी। पहली ही नज़र में वह लड़की धीरेन्द्र के दिल में उतर जाती है। शुरुआत में तो धीरेन्द्र अपने संकोच के कारण उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार आमना सामना होने पर वह उसे और भी अच्छी लगने लगती है। मेहमानों को खाना खिलाने और शादी के अन्य कामों के बहाने धीरेन्द्र उससे बातचीत शुरू करता है। धीरेन्द्र के सुलझे हुए और शालीन व्यवहार को देखकर वह लड़की भी उससे खुलकर बातें करने लगती है और बातों बातों में अपना नाम योगिता बताती है। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच एक गहरी और अच्छी दोस्ती हो जाती है। शादी संपन्न होने के बाद सभी अपने अपने घरों को लौट जाते हैं, लेकिन घर लौटने के बाद भी धीरेन्द्र को के दिलो दिमाग से योगिता का ख्याल नहीं जाता। वह दिन भर अपने कामों में पूरी तरह व्यस्त रहता है, पर पलक झपकते ही योगिता का वह हंसना बोलना और उसे देखकर मुस्कुराना उसकी आंखों के सामने तैर जाता है। इसी तरह महीने बीत गए और धीरेन्द्र खुद को संभालकर योगिता की यादों से दूर होने की कोशिश करने लगा। एक दिन दुकान पर रहते हुए उसे खबर मिली कि उसके छोटे भाई कहीं झगड़ा कर रहे हैं। भागकर मौके पर पहुंचने पर उसने देखा कि भीड़ जुटी है और उसके भाई किनारे बैठे हैं। पूछताछ में पता चला कि लड़कों की आपसी छीटाकशी से शुरू हुई लड़ाई में मुख्य गलती उसके भाइयों की ही थी, जिन्होंने एक लड़के को अधमरा कर दिया था और दूसरे के हाथ पैर में चोट पहुंचाई थी। सच्चाई जानते ही धीरेन्द्र ने अपने दोनों भाइयों को एक एक तमाचा जड़ा और घर भगा दिया। इसके बाद वह घायलों को अस्पताल ले गया, इलाज का खर्च उठाया और खुद उनके घर जाकर परिजनों से माफ़ी मांगी। धीरेन्द्र के अच्छे स्वभाव के कारण बात वहीं शांत हो गई। घर लौटकर उसने भाइयों की जमकर धुनाई की और डांटा, लेकिन उनकी यह आदत पुरानी थी। धीरेन्द्र के लाख समझाने पर भी वे नहीं सुधरे। छोटी सी बात पर बौखला जाना और कई भाई होने के घमंड में दूसरों पर धौंस जमाना ही उनकी फितरत बन चुका था। इसके बावजूद धीरेन्द्र अपने भाइयों के प्रति कोई गलत सोच नहीं रखता था। उसे हमेशा यही लगता था कि उम्र के साथ साथ धीरे धीरे वे समझदार हो जाएंगे, सुधर जाएंगे और उसकी हर बात मानने लगेंगे।
इसी बीच शहर में सालाना बड़ा मेला लगा और धीरेंद्र को पता चला कि योगिता अपने बुआ के यहाँ मेला घूमने आई है। वह अपने पिता की एकलौती लाडली थी जो उसकी जिद पर ही उसे यहाँ आने दिए थे। खबर मिलते ही धीरेंद्र शाम को बहाने से उससे मिलने पहुंचा, जहां दोनों में खूब बातचीत हुई। उस रात बिस्तर पर लेटे धीरेंद्र को योगिता के हाव भाव से साफ महसूस हुआ कि वह भी उससे आकर्षित है और बेहद उत्सुक है। दीवाने हो चुके धीरेंद्र ने बिना सोचे समझे अगले दिन योगिता अपनी बहन और मोहल्ले की लड़कियों को मेला घुमाने ले गया। योगिता को खुश करने की धुन में उसने साल भर की बचत के साथ साथ दोस्तों से खर्च लेकर भी खूब पैसे लुटाए और सबको मौज मस्ती कराई। 10 दिनों तक चलने वाले इस मेले के 5-6 दिन बीतने के बाद योगिता को वापस ले जाने उसके पिता भी आ पहुंचे। पिता के आने की खबर मिलते ही योगिता अपनी कजिन के साथ धीरेंद्र के घर पहुंची। धीरेंद्र के परिवार को बातचीत में उलझा देखकर दोनों छुपकर पास के पुआल के ढेर के पास चले गए। एक दूसरे के नज़दीक आते ही वे खुद को रोक न सके और जुनून में सारी हदें पार कर बैठे। लगभग 1 घंटे बाद बुआ के आवाज़ देने पर योगिता घबराकर बाहर निकली, जिससे बुआ को शक हो गया, पर पिता के कड़क स्वभाव के डर से उन्होंने बात दबा दी। बाकी बचे कुछ दिनों में दोनों हर रात योगिता की छत पर चोरी छिपे मिलने लगे। फिर योगिता अपने घर लौट गई। इसके बाद धीरेंद्र को झटका लगा जब उसे पता चला कि उसके पिता ने उसकी मर्जी से एक अमीर खानदान में शादी तय कर दी है। यह बात योगिता ने उससे छिपाई थी। हफ्ते भर परेशान रहने के बाद धीरेंद्र को मोहल्ले में ही किसी से पता चला कि योगिता की सगाई हो चुकी है और अगले साल उसकी शादी है। यह जानकर वह उससे मिलने और बात करने की कोशिशों में जुट गया, पर हर बार नाकाम रहा। इसी बीच धीरेंद्र पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ गंभीर रूप से बीमार हो गई। शादीशुदा बहन बीमार बच्चे को लेकर मायके में पड़ी थी। छोटी बहन को टीबी हो गया और 2 भाइयों की पढ़ाई का खर्च भी उसी पर आ गया। घर संभालने वाला बस एक भाई था, जबकि पिता दिन भर मुर्गे की लड़ाई, मेले ठेले और शराब में मस्त रहते। जो कुछ जीतते उससे कभी कभार थोड़ा सामान ले आते, वरना घर से बेफिक्र रहते। कर्ज और जिम्मेदारियों के इस बोझ के बीच भी धीरेंद्र का दिल यहीं रट लगाए था कि योगिता उससे बेपनाह प्यार करती है। उसके पापा ने जबरदस्ती शादी तय की होगी। योगिता उससे बेपनाह प्यार करती है। उसके पापा ने जबरदस्ती शादी तय की होगी और वह उसका इंतजार कर रही होगी। इसी कसमकस में पूरा 1 साल बीत गया। योगिता से मिलने की तड़प बढ़ती जा रही थी, पर हर कोशिश नाकाम हो रही थी। तभी इस साल के मेले में योगिता की छोटी बहन अपनी बुआ के यहाँ आई। धीरेंद्र ने उसकी कमजोरी भांप ली। वह तारीफों और हाँ में हाँ मिलाने से खुश हो जाती थी। धीरेंद्र ने उससे करीबी बढ़ाई तो उसने बताया कि योगिता की शादी इसी साल होने वाली थी, पर किसी वजह से टलकर अब अगले साल होगी। यह सुनते ही धीरेंद्र को सुकून भरा भरोसा मिला कि ईश्वर भी नहीं चाहते कि योगिता की शादी किसी और से हो। उसे सिर्फ उसी के लिए बनाया गया है। इसी उम्मीद के सहारे वह खुद को आगे बढ़ाने लगा। पूरे 1.5 साल बाद योगिता अपने पिता के साथ बुआ के घर आई। खबर मिलते ही धीरेंद्र सारे काम छोड़कर भागा भागा पहुंचा। बाहर बुआ के घर के पास फूफा और पिता कुछ लोगों के साथ बैठे थे, जहां धीरेंद्र किसी बहाने से बातें करने लगा। तभी योगिता चाय लेकर आई और पिता के पास सोफे पर बैठ गई। वह धीरेंद्र को नहीं देख पाई और बहुत खुश नजर आ रही थी। इतने में बुआ ने धीरेंद्र को चाय के लिए पूछा। धीरेंद्र का नाम सुनते ही योगिता चौंकी और तुरंत बिना देखे अंदर चली गई। धीरेंद्र चुपचाप घर लौट आया, पर उस रात बेचैनी में उसकी आंखें तरसती रही और नींद उड़ी रही।
अगली सुबह जब धीरेन्द्र ने योगिता से बात करने की ठानी तो पता चला कि वे सब रात में ही वापस लौट चुके हैं। यह सुनते ही धीरेन्द्र का सब्र टूट गया। उस गुस्से और दर्द से पागल होकर वह पुराने मंदिर के पास एकांत में जाकर रोया, चिल्लाया और ईश्वर से अपने सारे अनसुलझे सवाल पूछे। 3-4 घंटे तड़पने के बाद जब जिम्मेदारियों का एहसास हुआ तो उसने खुद को संभाला। उसने अपने दिल को समझाया कि ज़रूर योगिता पर पिता का दबाव होगा, शायद अंकल सब जानते हैं और इसी डर से योगिता उसका नाम सुनते ही अंदर भाग गई। इस सोच से उसके दिल को थोड़ी राहत मिली। अब लाल आंखें और तड़पता मन लिए वह मंदिर की चौखट पर बैठा और ईश्वर का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उसके मन को शांति और सही राह दिखाई। उसे पूरा भरोसा हो गया कि योगिता उससे बेपनाह प्यार करती है और उसका इंतजार कर रही है। शादी में अभी 1 साल बचा है, यह सोचकर उसने खुद को दिलासा दिया कि तब तक वह सब ठीक कर लेगा और फिर से अपने कामों में जुट गया। साल भर बीतते बीतते धीरेन्द्र का भाग्य चमक उठा। उसने एक होटल खोला जिसमें भाइयों और नौकरों को काम पर रखा। इसी बीच उसे पुलिस इंस्पेक्टर पद का ज्वाइनिंग लेटर मिल गया और छोटा भाई आर्मी ट्रेनिंग के लिए चला गया। इन चमत्कारों से गदगद धीरेन्द्र ने सोचा कि अब योगिता उसे आसानी से मिल जाएगी। ज्वाइनिंग से पहले ही वह योगिता की बहन से नंबर लेकर उसके शहर और फिर उसके कॉलेज पहुंच गया। धीरेन्द्र को देख योगिता भड़क उठी। जब धीरेन्द्र ने उसके प्यार की दुहाई दी तो उसने साफ मुस्कुराते हुए उसकी औकात पर ताना मारा। पागल हो गए हो क्या तुम? हो ही क्या? उसने कहा, बस गांव के जमींदार। मेरे पापा ने मेरे लिए एक रईस एसाई चुना है। उम्र में बड़े हैं पर मेरे हर शौक पूरे करते हैं। तुम्हारे साथ तो मेरी ज़िंदगी मजदूरी में बीत जाएगी। चुपचाप चले जाओ वरना मेरे होने वाले पति को पता चला तो बिना वजह किसी केस में लॉकअप पहुंच जाओगे। धीरेन्द्र को अपनी आंखों और कानों पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। उसने दौड़कर योगिता को रोका और गिड़गिड़ाते हुए पूछा, क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कभी कुछ नहीं था? योगिता ने साफ साफ नहीं कहा और ठंडे दिल से उसे बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। योगिता की बातों से धीरेन्द्र का दिल पूरी तरह टूट गया। उजड़े सपनों के साथ उसने खुद को 1 हफ्ते तक कमरे में बंद रखा। इसी दौरान उसके पास पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के फिजिकल और मेडिकल टेस्ट की तारीख आ गई। परिवार के कहने पर वह गया तो सही, पर योगिता की यादों से बिखरा मन संभल न सका और वह असफल हो गया। घर लौटते ही सब उसे कोसने लगे, लेकिन माँ ने उसके चेहरे की उदासी को समझा और प्यार से तसल्ली दी। कोई बात नहीं, अभी बहुत मौके मिलेंगे। इसके बाद धीरेन्द्र बिना मन के भाइयों के साथ होटल के काम में जुड़ गया ताकि अपने दुख को सबसे छुपा सके। धीरेन्द्र घर का बड़ा बेटा था और शादी की उम्र हो चुकी थी। उसकी उदासी से बेफिक्र माता पिता दूर शहर में एक रिश्तेदार के बताए पते पर उसके लिए लड़की देखने पहुंचे। लंबा सफ़र होने के कारण उन्हें वहां 2 दिन ठहरना पड़ा। लड़की अभी 10वीं पास ही थी। कद छोटा और रंग सांवला, लेकिन स्वभाव से शांत, समझदार, संस्कारी और चुलबुली। धीरेन्द्र के माता पिता को वह पहली ही नज़र में इतनी भा गई कि उन्होंने बिना किसी देरी के तुरंत शादी तय कर दी। घर आने पर जब धीरेन्द्र को शादी तय होने का पता चला तो उदास मन के कारण उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसने बस अपने परिवार की खुशी और मर्जी के लिए शादी के लिए हाँ कह दी। शादी पक्की होने के बाद लड़की की माँ धीरेन्द्र और उसके परिवार की छानबीन करने के लिए पूरे 8 दिनों के लिए उसके घर आई। धीरेन्द्र का अच्छा स्वभाव, बोलचाल का तरीका, आकर्षक
व्यक्तित्व और परिवार की इज्जत जायदाद देखकर वह इतनी प्रभावित हुई कि उसने साफ कह दिया, अगर मैंने अपनी बेटी की शादी इस लड़के से नहीं की तो दिया लेकर ढूंढने पर भी मुझे ऐसा दामाद नहीं मिलेगा। इन सब के बीच धीरेंद्र को पता चला कि लड़की के पिता नहीं है और उसकी माँ ही सरकारी नौकरी करके पूरे घर को संभालती है। 8 दिनों तक उनके सख्त और कड़क व्यवहार को देखकर धीरेंद्र को समझ आ गया था कि वे अपने घर में किसी की नहीं सुनती और उनका हर फैसला आखिरी होता है। धीरेंद्र ने सोचा कि जब माँ इतनी स्वाभिमानी, कड़क और संभ्रांत है तो उनकी बेटी भी संस्कारी और समझदार होगी, जो उसके घर को अच्छे से संभाल लेगी। यही सोचकर धीरेंद्र ने बिना कुछ और सोचे शादी के लिए अपनी अंतिम सहमति दे दी। शादी के बाद धीरेंद्र को अपनी पत्नी का नाम कोयल पता चला, जिसे घर में सब कुहिया कहते थे। उसकी मासूमियत, नादानी और सहमे हुए हाव भाव देखकर धीरेंद्र मन ही मन उसे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कर लेता है। शादी के 2 महीने बीत गए, पर धीरेंद्र का मन अब भी अशांत था। उसकी 16 साल की पत्नी कोयल बचपने से भरी थी, जबकि 22-23 साल की योगिता का आकर्षण और रूप धीरेंद्र के दिल दिमाग पर इस कदर हावी था कि कोयल के साथ रहते हुए भी वह खुद को अधूरा महसूस करता। दूसरी तरफ कोयल धीरेंद्र को अपना सब कुछ मानती थी और दिन रात भगवान का शुक्रिया अदा करती। घर के पूरे 7 लोगों के काम की जिम्मेदारी अकेले उसी पर थी। उसकी ननद काम से जी चुराती और सास भी अक्सर काम सिखाने के बहाने दूरी बना लेती। कई बार काम में देरी होने पर कोयल के लिए खाना भी खत्म हो जाता, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करती। धीरेंद्र रोज होटल से नाश्ता भेज दिया करता और कभी कभी देवर व सास भी थोड़ी मदद कर देते थे। दिन भर के भारी कामों से थक कर पस्त होने के बावजूद कोयल धीरेंद्र का पूरा ध्यान रखती, उसकी हर बात मानती और उसे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करती। समय बीतने के साथ धीरेंद्र का व्यवहार बदलने लगा। शारीरिक इच्छाओं और मानसिक असंतोष के कारण वह छोटी छोटी बातों पर कोयल पर गुस्सा निकालने और अपनी मर्जी थोपने के लिए दबाव बनाने लगा। धीरेंद्र के इस रुख से बेखबर कोयल उसकी हर बात सहती और घुटती रहती। इसी बीच धीरेंद्र की शादीशुदा बहन के 2 बच्चे पढ़ाई के लिए उनके घर आ गए, जिससे कोयल की जिम्मेदारियां और बढ़ गई। शादी के 6-7 महीने बाद कोयल गर्भवती हो गई, लेकिन अत्यधिक काम और मानसिक तनाव के कारण वह बेहद दुबली और बीमार रहने लगी। धीरेंद्र को उसका यह रूप जरा भी पसंद न आता और उस पर गुस्सा निकालना जैसे उसकी आदत बन गया। तबीयत खराब होने की वजह से जब कोयल से घर के काम ठीक से नहीं हो पाते तो उसे सास, ससुर, ननद और देवरों के ताने सहने पड़ते। हालांकि कोयल स्वभाव से समझदार और थोड़ी तेज तर्रार थी, पर गिरती सेहत के कारण अब उससे सब कुछ संभालना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। जब उसने कुछ कामों में मना करना शुरू किया तो उसकी सास उससे चिढ़ने लगी और अक्सर धीरेंद्र के कानों में उसकी शिकायतें भरने लगी। कोयल उम्र में बहुत छोटी थी और लगातार तनाव में रहने के कारण उससे कामों में अक्सर गलतियां हो जाती। सास और घर वाले इसी बात का फायदा उठाकर धीरेंद्र को भड़काते। बात यहाँ तक पहुँच गई कि धीरेंद्र अब उस पर हाथ भी उठाने लगा था, पर कोयल बड़ों के आदर में सब चुपचाप सहती रहती। उसकी ननद प्रिया भी कोयल की मासूमियत का फायदा उठाकर उसके कपड़े गहने मनमर्जी से इस्तेमाल करती। जरा सा टोके जाने पर वह रोध होकर भाइयों से शिकायत कर देती, जिसके बाद धीरेंद्र बिना सच जाने फिर से कोयल को मारता पीटता। मोहल्ले वाले संस्कारी धीरेंद्र के इस भयानक रूप से हैरान थे।
जब लोग कोयल की तारीफ करते और उसकी ढाल बनते तो सास भड़क जा उठती। वे सबके सामने ताना मारते हुए कहती, यह बेदिमाग और अभागिन काली कुहिया मायके से कुछ सीख कर नहीं आई। इसकी माँ दिन भर नौकरी में लगी रहती थी तो इसे क्या सिखाती। इसी की वजह से हमारा धीरेन्द्र गुस्सैल हो गया है। धीरेन्द्र की माँ के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुनकर आस पड़ोस के लोग बस यही कहकर चुप हो जाते कि लगता है इस शादीशुदा जोड़े को किसी की बुरी नज़र लग गई है। धीरेन्द्र की माँ बेहद लालची, चुगलखोर और झगड़ालू किस्म की औरत थी। जो भी उनके मन मुताबिक न चले उससे नफरत करना उनकी फितरत में था। धीरेन्द्र का शराबी मामा कोयल की शादी में मिले कांसे पीतल की भारी बर्तन और सुराहियाँ रात के अंधेरे में चोरी छिपे बेच आया। जब कोयल को यह सब पता लगा तो वो थोड़ी होशियार हो गई और अपने सामान की देखरेख करने लगी। वह जानती थी कि उसकी माँ ने अपनी ज़िंदगी भर की आधी कमाई उसकी शादी में लगा दी थी, पर धीरेन्द्र के मना करने पर उसने यह बात अपनी माँ से छिपाए रखी। अब सास की लालची नज़रें कोयल के सोने चांदी के गहनों पर थी, क्योंकि धीरेन्द्र के पिता की शराब की लत के कारण जमींदार परिवार होने के बावजूद उन्होंने कभी इतने गहने नहीं देखे थे। कोयल के गर्भवती होने की खबर पाकर जब उसकी माँ 2-3 दिन की छुट्टी लेकर उसे आराम और सुकून देने के लिए अपने घर ले जाने आई तो अकेले में कोयल ने ससुराल की कुछ बातें कह दी, लेकिन उसकी माँ ने उल्टा उसी को दबाते हुए कहा, घर की बातें बाहर ढिंढोरा नहीं पीटी जाती। 3 बच्चों को अकेले पालने में मैंने बहुत कुछ सहा है। आगे से ऐसी शिकायतें लेकर मत बैठना। माँ की इस बात से कोयल को बहुत चोट पहुँची और उसने तय कर लिया कि अब वह अपनी हर मुश्किल से अकेले ही लड़ेगी। जब सास ससुर कोयल को ले जाने के लिए मान गए तो वह अपने भाई बहनों से मिलने की आस में बहुत खुश हुई। रात में सब काम निपटाकर जब वह सामान पैक कर रही थी तभी पलंग पर लेटा धीरेन्द्र गुस्से में आग बबूला हो उठा। उसने कोयल के बाल पकड़कर हाथ मरोड़ दिया और कहा, मुझसे पूछे बिना जाने की तैयारी कर रही हो। मुझे काम पर जाने में दिक्कत होगी। चुपचाप अपनी माँ से जाने से मना करो वरना ठीक नहीं होगा। पति के खौफ और दबाव के आगे बेबस होकर अगली सुबह कोयल ने जिद करके अपनी माँ से जाने से मना कर दिया। उसकी माँ बेखबर होकर अकेले ही वापस लौट गई। तो दोस्तों चलते हैं इसके भाग 2 पर।